हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे वर्क, कैरियर्स एंड लिवलीहुड। हमारा 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, जिसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, उसके नेक्स्ट कंटिन्यू हम करेंगे। वर्क, कैरियर एंड लिवलीहुड। वर्क क्या होता है, कैरियर क्या होता है, लिवलीहुड क्या होता है, इन तीनों को अपन अलग अलग देखेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे कि कार्य क्या है, करियर क्या है और आजीविका क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें वर्क की। कार्य क्या है? वर्क इज ए सेट ऑफ एक्टिविटीज विद एन इंटेंडेड सेट ऑफ आउटकम्स। यानी कि कार्य क्या है? एक एक्टिविटीज का सेट है जिसका कोई न कोई आउटकम हमारे पास आता है। येट इट इज नॉट नेसेसरली tied to paid employment but may include entrepreneurship, consulting, volunteerism, contract, social work for community welfare and other professional activities। यानी कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो कार्य होता है उसके बदले में हमें पेड एम्प्लॉयमेंट मिले, बल्कि इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, कंसल्टिंग, स्वैच्छिक जो गतिविधियाँ हैं, सोशल वर्क जो है, सारी की सारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज उसके अंदर शामिल होती है। लिवलीहुड डिनोट्स द मीन्स एंड ऑक्यूपेशन बाय विच ए पर्सन सपोर्ट्स वनसेल्फ टू मीट बेसिक नीड्स। जबकि जो लिवलीहुड है वो क्या है, लिवलीहुड के अंदर होती तो एक्टिविटीज ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हमारा मेन फोकस होता है हमारी बेसिक नीड पर। यानी कि हम हमारी और हमारी फैमिली की बेसिक नीड पूरी कर सकें और एक जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको बनाए रख सकें। इट इन्वॉल्व्स चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड करियर पाथ एंड द डिजाइन ऑफ वर्क लाइफ स्टाइल। On the other hand, careers are unique to each person and are dynamic, unfolding throughout life. ये जो लिवलीहुड है इसके अंदर जो एक डिजाइन ऑफ वर्क होता है, एक ऑक्यूपेशन होता है जो जिसका चुनाव किया जाता है। अगर हम बात करें कि लिवलीहुड क्या है, लिवलीहुड जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, हमें आजीविका यानी कि कोई भी कार्य करना, कोई भी ऑक्यूपेशन करना जिसके बदले हम हमारा जीवन यापन कर सकें, हम हमारी आजीविका चला सकें। वहीं दूसरी ओर जो करियर है वो क्या है, एक यूनिक होता है हर पर्सन के लिए। करियर डायनेमिक होता है और ये अनफोल्डिंग होता है थ्रू आउट लाइफ। करियर जो है एक लाइफ मैनेजमेंट कंसेप्ट है और हम लाइफ टाइम हमारे करियर में आगे बढ़ते जाते हैं। यानी कि करियर के अंदर ग्रो करने का हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम और ग्रो कर सकते हैं। हम हमारी जो भी मैनेजिंग रोल्स है वो हमारे जो भी पेड और अनपेड वर्क है वो उनके बीच में किस तरह से बैलेंस को मेंटेन करते हैं। हमारे जो पर्सनल लाइफ के रोल्स है, हमारे जो भी ट्रांजिशंस आते हैं हमारी लाइफ में, इन सारी चीज़ों के बीच में कितना बैलेंस करके हम चलते हैं, तो ये है हमारा करियर। अब तीनों चीज़ें एक बार फिर से देखते हैं अपन। वर्क, वर्क एक्टिविटीज़ का सेट होता है। जो लिवलीहुड है वो क्या होता है, लिवलीहुड के अंदर कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन जिससे हम हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको सस्टेन बनाए रख सकें, हम हमारी नीड को पूरा कर सकें। करियर ये एक यूनिक होता है, यानी कि ये लिवलीहुड से थोड़ा और आगे होता है। यानी कि हम इसके अंदर जैसे मान लो हमने कोई भी अपना एक ऑप्शन चूज कर लिया है, उस ऑप्शन को चूज करने के बाद में हम लगातार उसमें मेहनत कर रहे हैं और हम लाइफ टाइम लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं और उसमें और आगे ग्रो कर रहे हैं, वो होता है करियर। अब हम बात करें कि वेबस्टर की जो डिक्शनरी है उसमें करियर को किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो वेबस्टर ने क्या बोला है कि ए फील्ड फॉर और परस्यूट ऑफ कॉन्सिक्वेटिव प्रोग्रेसिव अचीवमेंट स्पेशली इन पब्लिक, प्रोफेशनल और बिजनेस लाइफ। कि एक ऐसा फील्ड जिसमें चाहे वो पब्लिक हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेस लाइफ हो, उसमें प्रोग्रेस अचीव करना, ये क्या है, करियर। नेक्स्ट है वर्क। वर्क क्या है, एक लेबर और एक टास्क है। और अगर हम बात करें लिवलीहुड की, तो लिवलीहुड क्या है, लिवलीहुड हमारी जो नीड है, हमारी जो बेसिक नीड है उनको पूरा करने के लिए जो भी वर्क किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम तीनों चीज़ों को इजीली समझ पाएंगे। द फॉलोइंग एनेक्डोट इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड हियर।
3 मेन वर ब्रेकिंग बोल्डर विथ स्टोन हैमर। यहाँ पर 3 पर्सन है जो कि एक स्टोन हैमर द्वारा जो बोल्डर है उसको ब्रेक करे। अब एक एक करके उन तीनों व्यक्तियों द्वारा ये पूछा जाता है, व्यक्तियों से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। तीनों के जवाब अलग अलग है, यानी कि तीनों काम तो क्या कर रहे हैं, पत्थर तोड़ने का, लेकिन इनका जो परसेप्शन है उस काम को लेकर के वो तीनों का ही अलग अलग है। और उन तीनों परसेप्शन से ही हम ये समझ पाएंगे कि वर्क क्या है, लिवलीहुड क्या है और कैरियर क्या है। अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन क्या बोलता है जब उससे ये पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, तो उसका जवाब होता है दिस इज माई जॉब। ये क्या है, मेरी जॉब है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो रॉक्स है इनको स्मॉल पीसेज में तोड़ रहा हूँ। तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्क। यानी कि फर्स्ट जो पर्सन है वो पत्थर तोड़ रहा है, उसका ये काम है, वो ये मानता है कि ये मेरा काम है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। सेकंड जो मैन है उससे पूछा जाता है तो वो बोलता है कि दिस इज माई लिवलीहुड, ये मेरी आजीविका है, क्योंकि आई ब्रेक टू मेक ए लिविंग इन ऑर्डर टू फीड माई फैमिली। कि मैं अगर ये जो रॉक्स है इनको तोड़ूंगा तो मैं मेरी फैमिली को फीड कर पाऊंगा, यानी कि इसके बदले जो भी मुझे पैसा मिलेगा मैं मेरी फैमिली को इसके बदले में उनको जो भी उनकी नीड है उनको पूरा कर पाऊंगा। जो थर्ड पर्सन है उससे जब पूछा जाता है तो वो क्या बोलता है कि ये मेरा एक विजन है, क्योंकि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ स्कल्पचर, यानी कि मैं मूर्तिकार बनना चाहता हूँ। और इसलिए ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं इन पर मैं थोड़े से वार करके इनको तोड़ रहा हूँ, तो मैं इनमें कार्विंग कर रहा हूँ, यानी कि मेरा मोटिव ये है, मेरा ये एक एम है कि मैं क्या बनूँ, एक मूर्तिकार बनूँ। और जो एक एक हथौड़ा इस पे मैं मार रहा हूँ उससे जो मेरा करियर है वो और ज़्यादा शेप हो रहा है, यानी कि और ज़्यादा शार्प हो रहा है, और ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मैं एक अच्छा मूर्तिकार बन रहा हूँ। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है वो उसका फोकस किस पे, जॉब पे। जो सेकंड पर्सन है उसका फोकस है लिवलीहुड पे, और जो थर्ड पर्सन है उसका फोकस है करियर पे। नेक्स्ट है जो वर्क है उसको हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैसे वर्क को हम जॉब और लिवलीहुड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वर्क को हम एज ए करियर देखते हैं, और वर्क को हम एज ए कम्युनिटी देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ के नहीं, जैसे हमारे यहाँ पर अलग अलग एरिया की अलग अलग वीविंग फेमस है, अलग अलग एम्ब्रॉयडरी, कोई वुडन का वर्क है, कोई आइवरी का वर्क है, कोई टेराकोटा है। इस तरह की अलग अलग जगह पर अलग अलग बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें, आर्ट एंड क्राफ्ट की जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल है उनके माध्यम से। यानी कि ये जो छोटे छोटे ग्रुप बना करके या एक हर एक फैमिली का अपना एक ऑक्यूपेशन वर्षों से चला आ रहा था, जो कि आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया की। तो हमारे भारत देश के कौन कौन से ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हैं उनके बारे में। तो हमारा जो भारत देश है वो, अगर हम बात करें कल्चर और आर्ट के मामले में, बाकी कंट्री से सबसे रिचेस्ट है। यानी कि हमारे यहाँ पर आर्ट और कल्चर बहुत अच्छा है, और हमारा आर्ट और कल्चर आज भी हम लोग संजो के रखे हुए हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड की बाकी जो कंट्रीज है उनकी, तो हमारे भारत देश की तरह ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी कि जिसमें अभी तक भी उनके पास एंशिएंट और डाइवर्स कल्चर अवेलेबल है। और जो हमारा कल्चर है उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और ये जो डाइवर्सिटी है ये इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो कल्चर और हमारा जो सोशल सिस्टम है उनमें आपस में एक कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से ही हम जो हमारा कल्चर है उसको आज भी बचा के रखे हुए। अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो फॉरेनर्स यहाँ पर आए थे, वो उन्होंने आकर के हमारे यहाँ पर रूल किया, राज किया, और बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी, इतने सारे सालों के बाद भी हमारा जो कल्चर है वो आज भी जिंदा है, वो आज भी अपनी स्टेबिलिटी को लिए पे है। जो एग्रीकल्चर है वो हमारा यहाँ का मेजर ऑक्यूपेशन है। हमारी जो लार्ज जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे।
और ऑलमोस्ट जो 70% रूरल पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, फार्मिंग पे। कुछ ऐसे पर्सन है, कुछ ऐसे फार्मर्स है जिनके पास जो लैंड है वो काफ़ी छोटी है, यानी कि बहुत कम लैंड है। तो और या फिर किसी के पास अपनी खुद की लैंड नहीं है, वो सिर्फ दूसरे की लैंड पे अपने जीवन यापन के लिए काम काम कर रहा है। और ऐसे में उसके पास जो यील्ड है वो इतनी कम होती है कि वो अपनी फैमिली की कंजप्शन को ही पूरा नहीं कर पाता है, और प्रॉफिट कमाने की तो बात ही दूर होती है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसकी अलग अलग जो पार्ट्स है वहाँ पर अलग अलग तरह की जो कैश क्रॉप्स है वो भी प्रोड्यूस की जाती है। कैश क्रॉप्स वो होती है जिन क्रॉप्स को हम सिर्फ सेल करने के पर्पज से ही उनका प्रोडक्शन करते हैं और उनके बदले में हमें कैश मिलता है, पैसा मिलता है। कुछ क्रॉप्स है जिनके नेम यहाँ पर दिए गए, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, कार्डामम जिसको इलायची बोलते हैं, रबर है। तो इनका हम विदेशों में एक्सचेंज करते हैं, और ये जो क्रॉप्स है वो कैश क्रॉप्स के पर्पज से ही हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। इसके साथ ही साथ जो अपना इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कैश्यूनट, कोकोनट, मिल्क, जिंजर, टर्मरिक और ब्लैक पेपर का। और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, स्पाइसेज और कॉन्डिमेंट्स और चाय, इनमें भी हमारा भारत देश जो है वो प्रोडक्शन में आगे है बाकी कंट्रीज की बजाय। हमारा एक और इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है फिशिंग, क्योंकि हमारा जो कंट्री है इसका एक बहुत लंबा एरिया जो है वो कोस्ट लाइन वाला एरिया है। कोस्ट लाइन होता है समुद्र के किनारे वाला एरिया। अब बात आती है हैंडीक्राफ्ट की। हैंडीक्राफ्ट जो है हमारे यहाँ पर एक और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है जो कि भारतीय गाँव में देखने को मिलता है। हमारे यहाँ की बहुत सारी जो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी फेमस है, और उसकी वजह से बहुत सारे रूरल लोगों को अपना जो आजीविका है वो भी मिली हुई है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं कि और कौन सी क्राफ्ट हमारे यहाँ पर फेमस है। वुड क्राफ्ट है, पोट्री है, मेटल क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, आइवरी क्राफ्ट, कॉम क्राफ्ट, ग्लास एंड पेपर क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, शेल क्राफ्ट, स्कल्पचर, टेराकोटा, सोला पिटा क्राफ्ट, धूरीज, रग्स एंड कारपेट्स, क्ले एंड आयरन आइटम्स। ये सारे के सारे ऐसी आर्ट एंड क्राफ्ट है जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपनी जो पहचान है वो बनाई हुई है। अब हम बात करते हैं वीविंग। वीविंग हमारे भारत में पुराने टाइम से ही चली आ रही है, कॉटेज इंडस्ट्री है। और हमारे जो अलग अलग रीजन है, अलग अलग जो स्टेट है, उनके अपने वूवन फैब्रिक फेमस है, उनकी अपनी एक एम्ब्रॉयडरी फेमस है, उनके अपने कॉस्ट्यूम फेमस है। जैसे कि अगर हम बात करें 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे भारत में जो पंजाब है वहाँ की फुलकारी फेमस है, लखनऊ की चिकनकारी फेमस है, हमारे कश्मीर का पश्मीना शॉल फेमस है। तो इस तरह से हम अगर बात करें तो राजस्थान की जो भी बंदेज कला है वो फेमस है। तो अलग अलग रीजन की स्पेसिफिक कुछ फैब्रिक, कुछ एम्ब्रॉयडरी, कुछ कॉस्ट्यूम जो है वो फेमस है। डिफरेंट रीजन इन इंडिया आर फेमस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीविंग। अलग अलग पार्ट जो है भारत देश का वो अलग अलग वीविंग के लिए, अलग अलग बुनाई के लिए फेमस है। और ये जो हाथों से बनी हुई फैब्रिक है वो सेंचुरी से ही हमारे यहाँ पर चले आ रही है। इनमें से कुछ को तो पुराने टाइम में डेली यूज में काम में लिया जाता था, और कुछ को डेकोरेटिव पर्पज के रूप में भी काम में लिया जाता था। और ये जो ऑक्यूपेशन है ये हमारी सोशो इकोनॉमिक कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि हमारा जो ऑक्यूपेशन है, हमारा जो व्यवसाय है, कि हम कौन सा व्यवसाय करें, उससे हमारी जो सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है उसका पता चलता है। हमारा जो सोशो इकोनॉमिक कल्चर है वो रिफ्लेक्ट होता है। इस तरह से हमारा जो ग्लोबल मार्केट है उसके अंदर भी जो भी फॉरेन एक्सचेंज की जितने भी क्राफ्ट के आइटम हैं उनमें भी हमारा यहाँ का जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं वो काफ़ी फेमस है। फॉरेन एक्सचेंज में उनका काफ़ी रोल है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे शोला क्राफ्ट ऑफ ओडिशा, चन्नापटना डोर्स ऑफ कर्नाटका, स्टोन स्कल्पचर। तो ये कुछ हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं जो कि अपने देश के अलावा जो विदेश है, विदेशी मार्केट में भी अपनी पहचान बनाई हुई है। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रेडिशनली
ये जो टेक्निक है, ये जो स्किल है क्राफ्टिंग की, वो आगे से आगे आती कैसे। तो इसकी एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस है कि ये जो स्किल है और ये जो टेक्निक है, ये हैंडेड ओवर की जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, और करता कौन है, फैमिली मेंबर्स। और ये जो इंडिजिनस नॉलेज है, यानी कि हमारा जो जो परंपरागत जो पुराना ज्ञान है इन चीज़ों से लेकर के, इनकी ट्रेनिंग सबसे पहले होम बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है, और इसमें कैसे क्या करना है, इसकी जो फाइनल वो जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, उन वो जो सीक्रेट्स है, वो सारे के सारे इस ऑक्यूपेशन में जो है वो बताए जाते हैं। और भारत देश के अंदर रिलीजन, कास्ट और ऑक्यूपेशन डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है गतिशील, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जो रिलीजन है, कास्ट है, ऑक्यूपेशन है, ये टाइटली इंटरवूवन है। इंटरवूवन का मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। इसलिए हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पर सैकड़ों ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कुछ के एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे हंटिंग, गैदरिंग, गार्लैंड मेकिंग, सॉल्ट मेकिंग, पाम सेप जूस, माइनिंग, ब्रिक एंड टाइल मेकिंग, सारे के सारे हमारे ऐसे ऑक्यूपेशन है जो कि ट्रेडिशनल काफी पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। इसके अलावा जो इंटर जनरेशनल ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, इंटर जनरेशन का मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेडिशनल आगे, जैसे प्रीस्ट है, जैसे पुजारी है, तो पुजारी का बच्चा पुजारी बनेगा, स्वीपर का बच्चा स्वीपर ही बनेगा, लेदर वर्कर का बच्चा तो लेदर वर्कर ही बनेगा। तो इस तरह के ऑक्यूपेशन भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जिस तरह से वीविंग और एम्ब्रॉयडरी हमारे यहाँ की फेमस है, उसी तरह से हमारे यहाँ की जो कुजिन्स है वो भी फेमस है। कुजिन्स होती है जो भी कुकिंग आइटम, कोई एक फेमस कुकिंग आइटम अपनी जो इंडिजिनस इंग्रेडिएंट है, जो हमारे यहाँ पर लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है और स्पाइसेज है, उनका यूज करके और अलग अलग वेराइटी के लोकल फूड जो है वो बनाए जाते हैं, और वो अपने टेस्ट के लिए पूरे विश्व भर में फेमस है। और इसके साथ ही साथ जो इन काम में इन्वॉल्व पर्सन है, चाहे वो स्ट्रीट फूड वेंडर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो 5 स्टार होटल हो, उनकी लिवलीहुड का भी सोर्स है। और भी बहुत सारे जो ट्रेडिशनल फूड और स्पाइसेज हैं, उन उनसे भी उनकी भी डिमांड हमारे अदर जो कंट्रीज है वहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि जो स्पाइसेज और कॉन्डिमेंट्स है, भारत देश में ही ये काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं। बाकी अदर जो कंट्रीज है वहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो स्पाइसेज और कॉन्डिमेंट्स मिलते हैं वो वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होते। इसलिए हमारे यहाँ पर पाए जाने वाले जो स्पाइसेज और कॉन्डिमेंट्स हैं, उनकी डिमांड जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पर भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एम्ब्रॉयडरी एंड टेक्सटाइल ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ भारत देश में अलग अलग स्टेट की, अलग अलग रीजन की अलग अलग एम्ब्रॉयडरी है। यहाँ पर कुछ एम्ब्रॉयडरी के एग्जाम्पल्स आपको दिखाए गए हैं। इंडिया हैज ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ विजुअल आर्ट्स that have been in practice for over 4000 ईयर। हमारे यहाँ पर जो विजुअल आर्ट है उसकी प्रैक्टिस 4000 साल पहले से ही चली आ रही है, और इसमें बहुत सारी मल्टीप्लिसिटी हमें देखने को मिलती है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, ऐतिहासिक रूप से देखें, तो ये जो आर्टिस्ट हुए या आर्टिसंस हुए, जो जो भी कलाकार विजुअल आर्ट के हैं, उनको सपोर्ट करने के यहाँ पर दो मेन कैटेगरी है। दो कैटेगरी में हमने उनको बांटा है। कौन कौन सी? एक तो लार्जर हिंदू टेम्पल्स, जो बड़े बड़े हिंदू मंदिर थे वो, और दूसरा जो प्रिंसली रूलर ऑफ वेरियस स्टेट, अलग अलग स्टेट के जो प्रिंसली रूलर्स यानी कि जो राजा थे वो। इन्होंने द मेन विजुअल आर्ट अरोज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस वर्शिप। हमारे यहाँ पर जो मेन आर्ट है, विजुअल आर्ट है, वो कब एरोज हुई? वो हुई रिलीजियस वर्शिप के हिसाब से, यानी कि हमारे धार्मिक जो पूजा पाठ है उनके हिसाब से। Distinguished religion style of architecture are seen in different parts of India, reflecting various religions, namely Islam, Sikhism, Jainism, Christianity, and Hinduism, which typically coexisted across the country. अगर हम पूरे भारत देश भर में, यानी कि पूरे अक्रॉस कंट्री अगर हम देखें, तो जो भी ये आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं या जो भी आर्किटेक्चर है, उससे हमारे यहाँ का जो रिलीजन है वो भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे हम किसी भी
आर्किटेक्चर को देख कर के ये बता सकते हैं कि ये इस्लाम का है कि सिखिज्म है या जैनिज्म है। क्योंकि जैनियों के मंदिर आप देखोगे तो उनकी आर्ट जो है वो अलग तरह की होगी, उनका आर्किटेक्चर अलग तरह का होगा। हिंदू टेम्पल देखोगे तो वो अलग तरह के देखने को मिलेंगे। सिखिज्म में अगर उनके गुरुद्वारा देखोगे तो उनकी जो कारीगरी है वो अलग तरीके से की गई होगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर के स्टाइल है अलग अलग रीजन में अलग अलग देखने को मिलते हैं, और उससे जो हमारा रिलीजन है वो भी रिफ्लेक्ट होता है। Therefore, in different places of worship and mausoleums, जिसको अपन ब्यूरियल चेम्बर्स बोलते हैं, पैलेसेस एटसेट्रा, ग्रेट वैरायटी ऑफ इमेजेस स्किलफुली कार्व्ड इन स्टोन और कास्ट इन ब्रोंज और सिल्वर और मोल्डेड इन टेराकोटा और वुड और कलरफुली पेंटेड are commonly prevalent, most of which have been preserved in India's vast heritage. इसके अलावा जो अलग अलग प्लेसेज है वर्शिप के या फिर जो ब्यूरियल चेम्बर्स हैं, यानी कि जहाँ पर जो शव हैं उनको जलाया या दफनाया जाता है, और जो भी महल है पैलेसेज है वहाँ पर ग्रेट वैरायटी में और स्किलफुली अपने को जो स्टोन है उसकी कार्विंग देखने को मिल जाएगी, या फिर वहाँ पर ब्रोंज और सिल्वर की कास्टिंग देखने को मिल जाएगी। टेराकोटा कला हमें देखने को मिल सकती है, जो फूड है वुड क्राफ्ट वो देखने को मिल सकती है, या फिर कलरफुली जो पेंटेड चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल सकती है। और इस तरह से ये जो भी हमारे पास अवेलेबल जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं उनको हमारे जो है वो इंडिया हेरिटेज के रूप में उनको प्रिजर्व किया जा रहा है। In the modern scenario, these arts are preserved and promoted through the effort of government and several non-government organizations providing occupational avenues including entrepreneurship. और आज के सिनेरियो में अगर मॉडर्न सिनेरियो की बात करें तो हमारे जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इन आर्ट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, और इससे जो नए लोग हैं उनको ऑक्यूपेशन भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को भी शामिल किया गया है। अब इसमें आपको कुछ यहाँ पर पेंटिंग्स देखने को मिलती है, वारली पेंटिंग्स ऑफ महाराष्ट्र। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि वारली पेंटिंग कहाँ की फेमस है, तो वारली पेंटिंग है महाराष्ट्र की टपेटरी क्राफ्ट है, यानी कि कठपुतली। Despite the rich heritage of traditional occupation in the modern context, these works of art are gradually losing out to mass-produced goods. इतनी रिच हेरिटेज हमारी जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन की होते हुए भी अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो ये कार्य जो है वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, और मास प्रोडक्शन जो है वो चीज़ों का यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। जो आर्टिसंस है उन्होंने अपने जो काम है ये छोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो धीरे धीरे एस्थेटिक एप्रिसिएशन है जो फाइन आर्ट का वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके अलावा जो लिटरेसी है, जनरल सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, यानी कि जो भी बैकवर्ड का मतलब होता है कि पिछड़े हुए, जो भी हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा स्लो प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म करने में हमारी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो रही है। इनएडिक्वेट और इनएफिशिएंट फाइनेंस, जो फाइनेंस कंडीशन है वो भी इनएडिक्वेट है, और मार्केटिंग सर्विसेज, और जो मार्केटिंग सर्विसेज है वो भी इनएफिशिएंट है। इस वजह से ये कुछ मेजर कॉन्स्टेंट्स है जिनकी वजह से जो ये कला है हमारी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। श्रिंकेज ऑफ फॉरेस्ट, हमारे जो फॉरेस्ट है वो श्रिंक हो रही है, छोटे हो रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एंड जनरल इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, जनरल इन्वायरमेंट जो है हमारा वो भी डिग्रेड हो रहा है, यानी कि हमारा इन्वायरमेंट जो है उसकी जो शुद्धता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पर आपको कोकोनट क्राफ्ट ऑफ केरला दिखाया गया है। केरला की कोकोनट क्राफ्ट फेमस है। बम्बू क्राफ्ट ऑफ आसाम, आसाम की बम्बू क्राफ्ट फेमस है। These are tremendous challenge and indicate an urgent need for the revival and sustaining of the indigenous knowledge। और ये सारे चैलेंजेस देखते हुए, यानी कि हमारी जो आर्ट एंड क्राफ्ट है की जो चीज़ें हैं, वो जो स्किल है, वो जो नॉलेज है वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो ये चैलेंज को देखते हुए
हमें अर्जेंटली ज़रूरत है किस चीज़ की कि इन चीज़ों को हम वापस रिवाइव करें और इनको हम सस्टेन यानी कि हम इनको सतत बना सकें, इस नॉलेज को हम और आगे तक ले जा सकें, इन स्किल को हम और आगे तक ले जा सकें ताकि ये जो फास्ट लूज हो रही है ये होने से बच सके। Some of the areas where interventions are required are design innovations, preservation and refinement strategies, use of eco-friendly raw materials, packaging, establishment of training facilities, conservation of traditional knowledge and protection of intellectual property rights। और कुछ एरियाज में ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर ऐसे इंटरवेंशंस हो रहे हैं जैसे कि डिजाइन इनोवेटिव डिजाइंस, इसके अलावा जो पैकेजिंग मटेरियल है वो भी इको फ्रेंडली, रॉ मटेरियल भी इको फ्रेंडली, जो रिफाइनमेंट स्ट्रेटजीज, वापस से जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है उनको इस्टेब्लिश करना, जो भी हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको कंजर्व करना, और जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसको प्रोटेक्ट करना। यानी कि ये सारे जो ऐसे प्रयास है जिनकी वजह से हम जो हमारी खोती हुई संस्कृति है उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मॉडर्न यूथ एंड communities to be aware of the tremendous scope and potential for career avenues for individuals. In addition, such efforts and initiatives will go a long way to enhance the income generation potential of the rural folk। और अगर हम बात करें तो मॉडर्न जो यूथ है और जो कम्युनिटी है उसको अवेयर करने की ज़रूरत है कि ये जो हमारी स्किल है इसमें बहुत सारे स्कोप है और बहुत सारे कैरियर के पोटेंशियल है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे एफर्ट्स और कुछ इनिशिएटिव जो है वो भी लिए जा सकते हैं जिससे इन चीज़ों को इनकम जनरेटिंग बनाया जा सके। ये जो हमारी आर्ट एंड कल्चर है उसको इनकम जनरेटिंग बनाया जा सके। इसके लिए इट इज़ वर्दी टू नोट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग कंसर्न एफर्ट इन दिस डायरेक्शन। और इसके लिए इस डायरेक्शन में हमारी जो भारतीय सरकार है उसको कंसर्न लेने की आवश्यकता है। द नीड ऑफ द आर एंड द चैलेंज confronting Indian society is to maintain the diversity without the hierarchy or caste-based work division in the democratic will। और आज का जो हमारा भारत है वो डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक भारत है। तो अब ये जरूरत है कि ये जो चैलेंज है इनको भारतीय सरकार के द्वारा इनको लेना चाहिए, इन चैलेंजेस को, और इन चैलेंजेस को लेकर के और जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कास्ट बेस्ड वर्क डिवीजन के जो ये स्किल है, ये जो हमारी आर्ट है उसकी ट्रेनिंग जो यूथ है उसको प्रोवाइड करवाई जा सकती है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारी जो कल्चर है वो एक तरह से खत्म होता जा रहा है उसको हम बचा सकें। नेक्स्ट है वर्क एज एंड जेंडर, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।